जय हिंद बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आज हम लोग उपस्थित हुए हैं और ये टॉपिक लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीएससी हो और चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो। ठीक है, अगर हम बात करें यूपीएससी की तो 2018 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसके अलावा इसके विभिन्न प्रोटोकॉल हुए हैं, जिन प्रोटोकॉल्स पे कई बार स्टेट पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे स्टेट पीएससी ने 2024 में एक क्वेश्चन पूछा था कि कार्बन क्रेडिट की सुविधा किस कॉप मीटिंग में हुई थी। इसके अलावा बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का संबंध किससे है, या फिर ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमने कौन कौन से कार्य किए हैं। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 2024 में इसकी जो मीटिंग होती है ये अजरबैजान बाकू में होती है। तो मैं पूरा डिटेल में आपको एक एक करके बताऊंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले कोई भी टॉपिक जब पढ़ा जाता है तो मेरा स्टाइल ये है कि सबसे पहले जब भी कोई लोकेशन का नाम आए तो सबसे पहले उसको मैप में देख लो, क्योंकि जब हम उसको मैप में देख लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाता है कि हाँ भैया कहाँ की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि पड़ोस में बात हो रही है या फिर बगल वाले कंट्री के बारे में बात हो रही है। तो अजरबैजान है कहां पर, जरा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग भारत के कंटेस्ट में देखेंगे कि इंडिया के कंटेस्ट में अजरबैजान कहां पर है। फिर उसके अलावा कुछ फैक्चुअल चीजें भी पूछी जाती है, उन पर भी बात करेंगे। जैसे अगर आप देखो तो ये हमारा प्यारा भारत है और इस प्यारे भारत से अगर आप इधर वेस्ट की तरफ बढ़ोगे इधर, तो यहां पर एक बहुत बढ़िया सा एक लेक मिलेगा जिसको हम कैस्पियन सी कहते हैं, और इस कैस्पियन सी के बगल में यहां पर आपको अजरबैजान देखने को मिलेगा। और इसी कैस्पियन सी के जस्ट बगल में आपको यहां पर एक शहर दिखेगा जो अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, और यहीं पर यह मीटिंग हुई है। ठीक है ना, तो इतनी बात ध्यान रखिएगा। अगर हम डिटेल में देखें, क्योंकि ये जो मैप है ये इंडिया के कंटेस्ट में है और एशिया के कंटेस्ट में है, तो यहां पर आपको तुर्कमेनिस्तान दिख जाएगा, ईरान दिख जाएगा, काफी बमबारी यहां पर हो रही है, आपको पता ही है। ठीक है ना, इसके अलावा अगर हम इसी को जरा थोड़ा डिटेल में मैप के रूप में देखें, क्योंकि कई बार जब भी कोई कंट्री न्यूज में रहता है, कोई भी कंट्री अगर न्यूज में रहता है तो उस केस में क्या होता है कि उसके सराउंडिंग जो कंट्रीज होती हैं उनके बारे में पूछ लेता है या उनके बॉर्डर के बारे में पूछ लेता है। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हम एक बार और देख लेते हैं इसकी सराउंडिंग कंट्री के कंटेस्ट में। अगर आप देखो तो यहां पर ये जो हमारा अजरबैजान है, ठीक है, तो इसकी अगर आप सराउंडिंग देखो कि कौन कौन से कंट्री के साथ इसकी बॉर्डर लग रहा है, तो एक आपका यहाँ पर ईरान दिख रहा होगा, इसके अलावा आपको यहाँ पर अर्मेनिया दिख रहा है, और अर्मेनिया वही कंट्री है जिससे भारत ने तमाम डिफेंस जो हार्डवेयर है एक्सपोर्ट भी किया है। पिनाका मिसाइल के बारे में आपने सुना होगा। तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा अजरबैजान और भारत के बीच में संबंध ठीक नहीं रहते हैं। ठीक है ना, और आपने देखा भी होगा कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसके दौरान जो 3 देश हैं उन्होंने भारत के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा काम किया था, पाकिस्तान, उसके साथ साथ टर्की, और टर्की के साथ साथ जो अजरबैजान है, इन तीनों ने मिलकर के काम किया था। ठीक है, तो ये अजरबैजान है, ईरान इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक डिस्प्यूट भी है नागोर्नो काराबाख रीजन की वजह से, तो वो भी बात कर लेंगे। इसके साथ साथ एक कंट्री है जॉर्जिया, और ऊपर हमारा रशिया है। ठीक है, ऊपर हमारा रशिया है, ठीक है ना, और ये हमारा कैस्पियन सी हो गया। तो आई होप कि आपको अजरबैजान के लोकेशन को लेकर के काफी ज्यादा क्लैरिटी आ गई होगी। इसके अलावा ये अजरबैजान एक ऑयल रिच कंट्री है, यहां पर ऑयल का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है। तो इतनी बातें आपने देख ली। अब हम चलते हैं मेन मुद्दे पर कि आखिर यहां पर क्या क्या हुआ है। और ये दूसरी बार है जब लगातार एक ऑयल रिच कंट्री में UNFCCC की मीटिंग हो रही है। इससे पहले जो है UAE में भी हुआ था, वो भी ऑयल एक रिच कंट्री है। क्योंकि आप जानते हो कि हमें क्या करना है, हमें ग्रीन हाउस गैसों को कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग, ताकि हमारी जो है वो क्या हो, रिड्यूस हो। तो इसलिए हमें खास करके उन कंट्री पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये मीटिंग हमारी जो हुई है इसमें क्या क्या आउटकम निकल के आया, और UNFCCC की जो स्टार्टिंग हुई वो कैसे हुई। तो देखिए, अगर हम बात करें UNFCCC की, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। ठीक है जी, तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। अगर हम इसकी बात करें तो 1992 में एक मीटिंग हुई थी जिसको हम अर्थ समिट कहते हैं। ठीक है जी, पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। तो अर्थ सम्मेलन 1992 जो ब्राजील के रियो में हुआ था। ठीक है जी, और इस रियो डी जेनेरियो में 2-3 बातें निकल करके आई थी। इसी रियो समिट की अगर हम बात करें तो यहां से 1
ट्रीटी निकल के आई थी, एक कन्वेंशन निकल के आया था, एक समझौता निकल के आया था, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा यहीं पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक और आप कह सकते हो एक ट्रीटी या कन्वेंशन निकल के आया था, जिसको हम कहते हैं एजेंडा 21, यानी जो आने वाली 21st सेंचुरी है उसमें पूरी दुनिया की एजेंडा क्या रहने वाला है उसके बारे में ये बात एजेंडा 21 में की गई थी। यानी एजेंडा 21 का संबंध है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, सतत विकास से। इसके अलावा एक तीसरी चीज यहां पर निकल के आई थी, CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अर्थात जैव विविधता को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कन्वेंशन लाया गया। तो तीन बातें आप कह सकते हो ये ब्राजील के रियो सम्मेलन 1992 में आई थी। लेकिन आप जानते हो कि कोई भी बात या कोई भी जो सम्मेलन होता है वो अपने आप में फाइनल नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं उससे पहले की छोटी छोटी सम्मेलनों का एक आप कह सकते हो समुच्चय होता है। जैसे 1972 में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन होता है जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होता है ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पर 1972 में स्टॉकहोम में एक कन्वेंशन होता है और उसी स्टॉकहोम कन्वेंशन में पहली बार पूरी दुनिया भर के देश आए और उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, हम एक दूसरे के सर पे और रख के सर पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि पर्यावरण की रक्षा करेंगे। लेकिन आप जानते हो ऐसा तो होता नहीं है कि एक ही बार कसम खाए और मामला फिट हो जाए। उसके बाद से 1972 के जस्ट बाद से आप कह सकते हो कि 5 जून 1973 से हमने एनवायरमेंट डे मनाना भी शुरू कर दिया, पर्यावरण दिवस भी मनाना शुरू कर दिया, ताकि हर दिन मिलेंगे, पर्यावरण की बात करेंगे और उसके साथ साथ मिलजुल के बातचीत करके पर्यावरण को बचाने की बात करेंगे। जैसे आज ही आप देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार लगभग 37 जो करोड़ है उतने वृक्ष लगाई है। जो पिछले दिन अगर हम बात करें, जो उत्तर प्रदेश का एक जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है, ये बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है, ठीक है। तो ये लगभग हर 5 जून को 1973 से ये प्रारंभ हुआ, लगभग हर 5 जून से हमने एनवायरमेंट डे बनाना शुरू कर दिया। बाद में चल के अगर हम देखें तो 1979 में अगर हम देखें तो एक सम्मेलन हुआ था जेनेवा में, ठीक है जी। तो अगर हम देखें तो ये जो सम्मेलन हुआ था 1972 में, ये एनवायरमेंट से रिलेटेड सम्मेलन था, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने से संबंधित था। लेकिन 1979 में जो जेनेवा में कन्वेंशन होता है, जेनेवा में जो सम्मेलन होता है, ये एक प्रकार से सम्मेलन होता है कि कैसे हमको जो अपना पर्यावरण है उसको तो एक प्रकार से प्रोटेक्ट करना ही है, उसके साथ साथ जो हमारे जीव जंतु हैं, साथ साथ में हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, इन सभी के बारे में हमने बात किया था 1979 में। और साथ में क्लाइमेट पर भी बात की गई थी। तो 1979 का जो जेनेवा में जो मीटिंग हुई थी उसमें क्लाइमेट पे भी बात हुई थी, उसमें एनवायरनमेंट पे भी बात हुई थी और जैव विविधता को प्रोटेक्ट करने की भी बात की गई थी। बाद में चल के इसी 1979 के बाद अगर हम देखें तो 1992 में अर्थ समिट होता है, पृथ्वी सम्मेलन होता है, जो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में जो हुआ था उसके लगभग 20 साल बाद हुआ था। यानी स्टॉकहोम सम्मेलन के लगभग 20 सालों बाद जो है पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में मनाया गया। हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ एनिवर्सरी अगर देखा जाए तो जबरदस्त मनाया जाता है। भाई पहली सालगिरह हो, 10वीं सालगिरह हो, या फिर 20वीं हो, 25वीं हो, 100वीं हो, तो ये हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। तो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं 1972 की जो ये जो सालगिरह थी, 20वीं सालगिरह थी, उसमें हम जागे और हमने ये 1992 में अर्थ समिट किया। अब अगर हम देखें इसी में जो हर साल मीटिंग होती है, इसी को हम COP कहते हैं। COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब है कि UNFCCC को जितने भी देशों ने साइन किया है वो सभी हर साल मिलते हैं। अगर पहली बार मिले तो उसको बोलेंगे COP फर्स्ट, दूसरी बार मिले तो कहेंगे COP सेकेंड। यानी COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जितनी भी पार्टी ने ये मिल करके ये साइन किया है उनकी मीटिंग की बात हो रही है। अर्थात ये COP 29 है। इसका मतलब ये है कि UNFCCC जब से बना उसके बाद इनकी 29th मीटिंग होने वाली है। हुई कहां पर हुई? तो आप कहोगे अजरबैजान के बाकू में हुई, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि UNFCCC है क्या, COP29 का मतलब क्या है, और यह मीटिंग हुई थी 2024 में, अजरबैजान बाकू में हुई थी। अब चलिए आगे देखते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में या पूरे जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में कौन कौन सी बेहतरीन बातें निकल कर आई, उनको जरा देखने का प्रयास हम लोग करते हैं।
ठीक है जी। अब देखिए, अगर हम बात करें, इस मीटिंग की अध्यक्षता थी, तो आप जानते हो कि जिस भी कंट्री में होगा वहां का जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो उसको लीड करेगा। तो मुख्तार बाबायेव जो अजरबैजान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस मीटिंग को लीड किया। फिर उसके बाद से अगर हम आगे देखें तो इसमें एक बेहतरीन काम की गई। क्या है? देखिए जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं, जितने भी विकासशील देश हैं, वो सब कहते हैं विकसित देशों को कि आप लोग औद्योगिक काल में खूब दबा के कोयला इस्तेमाल किया, अपना विकास कर लिया, और हमको विकास करने जब हमारा टाइम आ रहा है तो आप कह रहे हो कि भैया पेट्रोल मत जलाओ, कोयला मत जलाओ। तो आखिर हम कोयला न जलाएं तो आप एक काम करो ना, आप हमको फंड करो ताकि हम जो एटॉमिक एनर्जी है उस पर शिफ्ट कर जाएं, ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, इस पर शिफ्ट कर जाएं। तो इसीलिए COP29 के दौरान एक बहुत ही बेहतरीन पैकेज की घोषणा की गई, खास करके डेवलपिंग कंट्री के लिए। तो एक बाकू वित्त लक्ष्य, ठीक है ना, तो बाकू फाइनेंशियल टारगेट की एक आप कह सकते हो कि घोषणा की गई, और इसमें डेवलप कंट्री को यह कहा गया कि सभी डेवलप कंट्री, खास करके यूरोपियन कंट्री, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, ये लोग जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं, विकासशील देश हैं, चाइना, इंडिया और ब्राजील वगैरह देश हैं, इनकी वो लोग क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। तो पहले क्या था? पहले सिस्टम था कि हर साल जो डेवलप कंट्री हैं, विकसित देश हैं, वो हर साल $100 बिलियन इकट्ठा करेंगे, और जो डेवलपिंग कंट्री हैं, विकासशील देश हैं, उनमें ये बांटेंगे। और इसी को लेकर के 2018 में यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था, और उस प्रश्न में यूपीएससी ने सिर्फ एक फेर गलत किया था। क्या? उसने स्टेटमेंट में 100 बिलियन के जगह पर 1000 कर दिया था, बस। तो अगर किसी को इतना पता था कि जो फंड किया गया है वो $100 बिलियन है, तो उस प्रश्न का वो आंसर आराम से निकाल लेता था। ठीक है, तो अब क्या किया गया इस मीटिंग में, COP29 में, यानी बाकू की जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में यह कह दिया गया कि एक काम करो, ये जो 100 बिलियन है ना, इसको 300 बिलियन कर दो। अर्थात हमको क्या करना है, अब डेवलप कंट्री पर ईयर 100 बिलियन नहीं, पर ईयर $300 बिलियन क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे, और जितने भी विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, उनमें ये बांटेंगे। तो ये बात किया गया, और टोटल आप कह सकते हो अमाउंट जो इकट्ठा होगा वो $1.3 ट्रिलियन के आसपास होगा। ठीक है ना, यानी हर साल आपको क्या करना है, हर साल डेवलप कंट्री $300 बिलियन इकट्ठा करेंगे, और जो भी डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, उनमें ये बांटेंगे ताकि वो लोग क्या कर सके, सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इन पर शिफ्ट कर सके। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो यही सेम बातें वही लिखी गई है कि पहले ये 100 बिलियन था, अब ये $300 बिलियन हो गया है। ठीक है ना, और ये टारगेट कब तक हमको अचीव करना है? तो ये टारगेट हमको अचीव करना है 2035 तक, यानी ये जो 1.3 ट्रिलियन जो इकट्ठा करना है, वो हमको कब तक इकट्ठा करना है? तो वो हमको इकट्ठा करना है 2035 तक, वो अमाउंट हमको इकट्ठा करना है। ठीक है जी, तो ये बात क्लियर हो गया। जैसे ये देख लीजिए, 2035 तक ये हमको लक्ष्य फॉलो करना है। अगर हम बात करें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, तो COP29 में सेंट्रल जो आप कह सकते हो कि पर्यावरण मंत्री हैं, जो स्टेट मंत्री हैं, उनका नाम है कीर्ति वर्धन सिंह, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। आप जानते हो कि जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र जो यादव जी, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, उनके जगह पर जो स्टेट मिनिस्टर थे वो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा इसकी जो 2025 में मीटिंग होने वाली है, वो होने वाली है ब्राजील में। ब्राजील में एक जगह है, एक पोर्ट सिटी है जिसका नाम है बेलम। ठीक है ना, तो बेलम सिटी में आप कह सकते हो कि ये मीटिंग होने वाली है, और बेलम जो सिटी है वो रबर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कई बार छोटे एग्जाम में, खास करके स्टेट पीसीएस में, इसको मिलान करने के लिए आ जाता है कि बेलम किसके लिए फेमस है, तो वो रबर के लिए फेमस है। इसके अलावा ब्राज़ील में 2-3 और बातें, चीज़ें पूछी जाती है, जैसे ये कहा जाता है कि जो फजेंडा होते हैं ब्राज़ील में, जो कॉफ़ी के जो बागान होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको फजेंडा कहते हैं। इसके अलावा जो अगर आप देखे होते, एक और पोर्ट है ब्राज़ील में, सेंटोस, ठीक है ना, जिसको हम शुगर पोर्ट के नाम से जानते हैं ब्राज़ील में। इसके अलावा ब्राज़ील में आप कह सकते हो कि एक सेल्वास फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं और पूरी दुनिया के लिए इतना ज़्यादा ऑक्सीजन वो सप्लाई करते हैं कि इसलिए उसको पृथ्वी का हृदय यानी हार्ट से कंपेयर हम लोग करते हैं। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगली जो मीटिंग होने वाली है COP30 की, वो हमारे ब्राज़ील में ही होने वाली है। ठीक है जी, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो COP जो की मीटिंग हो रही है, इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी, क्योंकि अभी तो ये 29 मीटिंग हुई है, तो इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसकी अगर हम बात करें तो इसकी फर्स्ट मीटिंग
जर्मनी के बर्लिन में हुई थी 1995 में। तो इस प्रकार से आपने ये तमाम बातें देख लिया। इसके अलावा मैं 2 बातें आपसे पूछ रहा हूं और वो जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक मैं पूछ रहा हूं कि क्योटो प्रोटोकॉल, आपको बताना है कि ये क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, और दूसरा एक है आपका पेरिस जलवायु समझौता कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ये कब आया, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है जी, तो इतनी बातें आज हम लोग को सीखनी थी। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।